हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, एक उम्र के बाद किसी महिला की जिंदगी में एक ऐसा शून्य आ जाता है कि उसे लगता है कि शून्य के अलावा उसकी जिंदगी में कुछ नहीं। इसी तथ्य को उजागर करते हुए एक कहानी प्रस्तुत करती हूँ। कहानी का शीर्षक है शून्य। शून्य क्या होता है, कैसा होता है, ये कोई हम जैसों से पूछे। सुबह के कुछ घंटे तो व्यस्त रहते हैं जब हम पूजा पाठ या रसोई के कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन इसके बाद का समय काटे नहीं कटता। खासतौर से खाना खाने के बाद समझ में नहीं आता कि क्या करें। बोरियत के ऐसे ही क्षणों में कुछ पंक्तियां लिखने की आदत डाल ली थी। पति थे तब तो समय का पता ही नहीं चलता था। मुझे उनसे शिकायत थी कि वे मुझे समय नहीं देते हैं, और उन्हें मुझसे शिकायत थी कि मैं उन्हें अपना समय नहीं देती। अब तो समझ में नहीं आता कि समय के ढेर का क्या करें। उम्र के इस पड़ाव में इतनी शारीरिक क्षमता भी नहीं होती कि शॉपिंग की आड़ में 2-4 घंटे बाजार में ही गुजारे जाएं। थोड़ी देर समय तो बिता ही सकते थे। शाम को पार्क में जाकर बैठते थे थोड़ी देर, लेकिन सामने बैठे लोगों से आगे बढ़कर बात करने की आदत भी नहीं थी। इसलिए चुपचाप नदी के किनारे बैठे बोट में बैठे हुए मछुआरों को देखते रहते थे। एक शाम ऐसे ही नदी किनारे बेंच पर अकेले बैठे नदी के पानी की हिलोरें देख रही थी। हवा बहुत तेज थी, इसलिए साड़ी का पल्लू उड़ा जा रहा था। अचानक पल्लू किसी से टकराया तो महसूस किया। पीछे मुड़कर देखा तो एक प्रौढ़ वय के सज्जन चश्मा लगाकर खड़े थे। मुझे पीछे मुड़कर देखा तो धीरे से बोले थे, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मैं पहली बार आया हूँ, यहाँ किसी को जानता नहीं। आइए बैठिए, मैंने कहा था। वे मेरे बगल में आकर बैठ गए थे। फिर धीरे से बोले थे, मेरा नाम राजेंद्र है, राजेंद्र वर्मा। मेरा बेटा यही फैक्ट्री में एरिया मैनेजर है। मैं गांव में रहता हूँ, पहली बार शहर आया हूँ। प्राइमरी स्कूल में मास्टर था। रिटायरमेंट के बाद पत्नी के साथ गांव में रहता था। जिंदगी अच्छी चल रही थी, मगर पत्नी को कैंसर जैसी बीमारी लग गई। पूरा जीपीएफ का पैसा लगा दिया, पर वो मुझे छोड़कर चली गई। पेंशन मिलती है, मेरा गुजारा तो चल जाता है, पर समय अब गांव वाले घर में नहीं गुजरता। पत्नी की यादें घर के हर हिस्से में बसी हैं, इसलिए घर छोड़ दिया। एक बेटा व एक बेटी है। बेटी की शादी कर दी। यहाँ बेटा बहू वो पोता है। सोचा कुछ दिन इन लोगों के पास रहकर देखूं, शहर की हवा माफिक आती है या नहीं। मैं भी बस बोलता ही जा रहा हूँ, आपसे तो कुछ पूछा ही नहीं। आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैंने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया था। मैं श्यामला श्यामला चतुर्वेदी। मेरे पति डॉक्टर थे, सरकारी अस्पताल में थे। रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती थी, वही पेंशन मुझे मिलती है। कुछ समय पूर्व हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था। कोई बच्चे नहीं हैं, इसलिए बिल्कुल अकेली हूं।
मेरे पति के एक भाई भाभी, वो उनके बच्चे हैं। कभी कभी उनके पास चली जाती हूँ। मेरे मायके में भी कोई नहीं है। माँ बाप स्वर्ग सिधार चुके हैं। भाई बहन कोई है नहीं। यूं समझिए कि अपने आप में बिल्कुल अकेली हूं। फिर बातचीत मौसम पर आ गई थी कि कितनी ठंडी हवा चल रही है। राजेंद्र जी बोले थे कि ठंडी हवा से मेरे घुटनों में दर्द होने लगता है। मैं मुस्कुराकर उठ खड़ी हुई थी। मैंने उनसे पूछा था कि आप चलेंगे या रुकेंगे। वे जवाब में उठ खड़े हुए थे। रास्ते में उन्होंने कहा था कि बाकी लोगों से मेरा परिचय भी करवा दीजिएगा। मैंने उन्हें बताया था कि मैं भी उन लोगों को ज्यादा जानती नहीं हूं। कुछ ही दिनों से यहाँ आना शुरू किया है और अधिकतर अकेली ही बैठती हूँ। राजेंद्र जी मुस्कुरा दिए थे। राजेंद्र जी के बेटे का घर मेरे घर के रास्ते में ही पड़ता था। घर की तरफ मुड़ते हुए उन्होंने कहा था कि कल जब आप क्लब जाने लगे तो मुझे फोन कर दीजिएगा। वो शाम घर में कुछ ज्यादा नीरस नहीं लगी थी। लगा था कि किससे बात तो हुई। शायद अगले दिन मैं शाम का इंतजार कर रही थी। शाम आई थी और क्लब जाते समय मैंने अपने आप को आईने में निहारा भी था। मुझे अपनी आंखों में एक अलग सी चमक नजर आई थी। मैं क्लब की तरफ चल दी थी और जाकर नदी किनारे बैठ गई थी। मैं अपना मन नदी की लहरों में लगाने की कोशिश कर रही थी, पर मन था कि बस लग ही नहीं रहा था। रोज घंटों वक्त बिताने वाली मैं आज अजीब सी वीरानी महसूस कर रही थी। हार कर मैंने दिए गए नंबर पर राजेंद्र जी को फोन कर दिया था। थोड़ी ही देर में राजेंद्र जी आ गए थे। आते ही बोले थे, मैं तो बस आपके फोन का इंतजार कर रहा था। मैं चुप रही थी। मैंने उनकी बैठने की जगह बेंच पर बना दी थी और उनके आगे बोलने का इंतजार करने लगी थी। राजेंद्र जी ने कुछ अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देखा था, जैसे कि पूछ रहे हो कि एक ही शाम में उब गई क्या। स्वागत के दो शब्द भी नहीं बोले। मैं शर्मिंदा सी हो गई थी और मैंने पूछा था कि कैसे हैं आप। राजेंद्र जी के चेहरे पर संतुष्टि के भाव उभरे थे। मैं अपने आप को कोस रही थी कि क्या मैं सामान्य प्रोटोकॉल भी भूल गई हूं। ऐसा कैसे कर सकती हूं मैं। पता नहीं क्यों मन अंदर ही अंदर डर रहा था। एक दिन का इत्तेफाक अलग है, लेकिन अगर रोज रोज इस तरह हम बैठने लगे तो उसे क्या नाम देंगे। लोगों को क्या जवाब देंगे। शायद ये ठीक नहीं होगा। घर आकर दोपहर का रखा हुआ खाना गर्म किया था और खाकर टीवी के सामने बैठ गई थी। न्यूज चल रही थी, मगर दिमाग में एक अलग ही चलचित्र चल रहा था। राजेंद्र जी दूसरे लोगों से परिचय क्यों नहीं बढ़ाते, सिर्फ मुझसे ही परिचय क्यों बढ़ा रहे हैं। ये शायद स्वस्थ मानसिकता नहीं है। सुबह सोकर उठी तो भी वही ख्याल मन के इर्द गिर्द घूम रहा था। उसी समय जिठानी का फोन आ गया था। औपचारिक बातचीत के बाद बताया था कि बेटे का उपनयन संस्कार 15 दिन बाद होना है। तैयारी के लिए मुझे पहले से बुलाया था।
मैंने हामी भर दी थी। मन उस तरफ मुड़ गया था। बेटे आकाश के लिए गिफ्ट लेना था, अपनी तैयारी करना था, साड़ियां सेलेक्ट करना था। वो भी एक बड़ा काम था। अटैची देखनी पड़ेगी कि कौन सी ले जानी है। सबसे बड़ी बात तो रिजर्वेशन करवाना है। सोच रही थी फ्लाइट से जाऊं या ट्रेन से। मन में तैयारी को लेकर बड़ी उथल पुथल मचने लगी थी। लगभग 1 साल से उन लोगों से नहीं मिली हूं। अच्छा लगेगा मिलकर। ये सब सोचते सोचते शाम हो गई थी। स्वतः ही पैर शाम को क्लब की तरफ मुड़ गए थे। सीधे नदी के किनारे की तरफ पैर जा रहे थे, जैसे कि राजेंद्र जी कहीं न कहीं दिख जाएंगे। बेंच पर नजर पड़ी थी तो देखा था कि राजेंद्र जी अकेले बैठे मछुआरों को जाल फैलाते हुए देख रहे थे। 2-4 औपचारिक बातों के बाद उन्होंने पूछा था कि आप मछली खाती हैं? मैंने बताया था कि मैं लहसुन प्याज भी नहीं खाती। उन्होंने चुपचाप सुन लिया था। कुछ दिन बाद मैं जिठानी के यहाँ भोपाल चली गई थी। वहां सबके बीच 15 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। सारे रिश्तेदारों के बीच खूब मौज मस्ती हुई। जेठ जिठानी तो मुझे रोक रहे थे, पर मैंने खाली घर का हवाला दिया था और चली आई थी। 2-4 दिन तो सफर की थकान मिटाने में लग गए थे और फिर फैले हुए कपड़े समेटते समेटते 1 सप्ताह लग गया था। लगभग 20-25 दिन बाद मैं नदी किनारे गई थी। शाम बड़ी सुहानी सी लगी थी। मेरे थके हुए मन को बड़ा आराम सा मिल गया था। तभी दूर से आते हुए राजेंद्र जी दिख गए थे। पास आकर बोले थे, उम्मीद नहीं थी कि आज भी आप मिलेंगी। चलिए अच्छा हुआ कि आप आ गई। आपने तो जाते समय मुझे बताया तक नहीं। राजेंद्र जी चुप हो गए थे, जो उनके स्वभाव के खिलाफ था। थोड़ी देर तक मैं उनके बोलने का इंतजार करती रही थी। फिर मैंने पूछा था, आपका स्वास्थ्य कैसा है? वे 2 मिनट चुप रहे थे, फिर बोले थे, हाँ, शारीरिक तौर पर तो ठीक हूं, पर मानसिक तौर पर नहीं। मेरे बेटे बहू मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते। कारण है कि मैंने अपने गांव वाला घर अपनी बेटी को वसीयत करके दे दिया है। 15 दिन का नोटिस दिया है बेटे और बहू ने। गांव जाने का मन नहीं है। वहां भी मैं मानसिक रोगी ही बना रहता हूं। थोड़ी देर रुककर उन्होंने मुझसे पूछा था, क्या मैं आपके घर में किराए में रह सकता हूं? मैंने सोचकर जवाब देने को कहा था। रात भर मैं सोच विचार में डूबी रही थी। सवेरे मुझे तेज बुखार आ गया था। बुखार इतना तेज था कि मैं उठकर पानी भी नहीं पी पा रही थी। डॉक्टर को फोन किया था, जैसे तैसे, पर कोई दवा लाकर देने वाला नहीं था। 1 सप्ताह तक मैं ऐसी ही हालत में पड़ी रही थी। अपने आप को असहाय सा महसूस कर रहे थे। मन में बार बार आ रहा था कि काश कोई मेरा एक साथी होता। 1 सप्ताह तक घर में पड़ी हुई सूखी ब्रेड खाती रही थी। दूध लेने वाला भी कोई नहीं था। इसका एक कारण मेरा अलगाववादी होना भी था। अब समझ में आया कि क्यों कहा जाता है कि पड़ोस वालों से मिलजुल कर रहना चाहिए।
मन बहलाने के लिए धीरे धीरे क्लब जाकर नदी किनारे बैठे थे कि राजेंद्र जी आ गए थे। चेहरा देखकर बोले थे, जानता हूं आप बीमार थी। थोड़ी देर बाद बोले थे, आपने मुझे किराए पर मकान देने के बारे में क्या सोचा? वैसे देखा जाए तो हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। मुझे अपना बिस्तर पर निसहाय 7 दिन तक पड़े रहना याद आ रहा था। मैं टॉयलेट तक नहीं जा पा रही थी। राजेंद्र जी ने अपना सवाल दोहराया था तो मैंने कहा था, एक ही फ्लैट में हम अगर रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे? राजेंद्र जी ने जेब से एक डिबिया निकाली थी। वो मेरी मांग सिंदूर से भरकर बोले थे, अब लोग कुछ नहीं कहेंगे, हमें एक दूसरे की जरूरत है। अगले दिन हम ऐसे विवाह करवाने वाली संस्था के आंगन में विवाह कर रहे थे। मेरा जीवन शून्य से भर गया था।